हो छोटे भाई, कैसे हो? चलो पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे डिफिनीशन क्लॉज। तो फिर सीपीसी के अंदर जो डिफिनीशन क्लॉज है सेक्शन 2 में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक डिफिनीशन क्लॉज है जिसका नाम है डिक्री। तो डिक्री आखिर होता क्या है? डिक्री जो है और जजमेंट में दोनों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आखिर होता क्या है। आखिर जजमेंट भी तो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, आखिर जजमेंट भी कोर्ट ने डिलीवर करने हैं। तो फिर यहाँ पे डिक्री और जजमेंट में अंतर क्या है? तो जजमेंट जो होता है हमारा, जो होता है एक डिसीज़न होता है कोर्ट का, जो कि प्रोनाउंस करता है एट वर्ल्ड एट लार्ज। तो फिर यहाँ पर किसी कोर्ट ने अगर मान लो डिसीज़न अगर किसी टॉपिक पे प्रोनाउंस कर दिया, किसी सूट पे, किसी डिस्प्यूट पे, तो फिर वो यार एक डिसीज़न जो है प्रोनाउंस कर दिया वर्ल्ड एट लार्ज या बिटवीन पार्टीज, तो फिर उसे कहते हैं जजमेंट। जजमेंट जो होता है कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होता है हर जगह, लेकिन जो आपका मेन चीज़ है, जो लॉ में आपका जो मेन चीज़ यूज़ होता है ना, वो चीज़ होता है डिक्री। जजमेंट से जो होता है उसमें से लास्ट में जो निचोड़ करके सारे जो राइट्स और जो होते हैं, राइट्स और बंडल ऑफ राइट्स जो होते हैं वो निकाल लेंगे ना, तो उसका जो मेन जो कोर बचता है वो होता है डिक्री। तो फिर डिक्री के बेसिस पे ही आप कोर्ट में अपील कर सकते हो किसी जजमेंट के अगेंस्ट में। अगर आपका डिक्री नहीं मिलेगा तो फिर आप अपील भी नहीं कर पाओगे, तो फिर आप जजमेंट के बेसिस पे अपील नहीं हो सकता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन भी है कि जजमेंट के बेसिस पे एक अपील किया जा सकता है, लेकिन कब होगा? जब मान लेते हैं कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन उसने अभी तक डिक्री जो है, जजमेंट प्रोनाउंस होता है 30 दिन के बाद, ठीक है। और फिर 30 दिन के बाद, और जजमेंट जो होता है कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम लेता है, तो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में 90 डेज में सुनाई जाती है, हियरिंग जब खत्म हो जाती है पूरी। तो फिर अब जजमेंट जब प्रोनाउंस हो जाती है 30 दिन बाद, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर डिक्री हम लोग की उससे निकाली जाती है, ठीक है। जो डिक्री जो निकाली गई, अब यहीं से ये अपील होता है। मान लेते हैं अब कोर्ट ने डिक्री नहीं निकाला उस 15 दिन के अंदर अंदर, और आप चाहते हो कि अपील करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे जो डिक्री जो है, तो फिर ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली जजमेंट के बेसिस पे अपील कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डिक्री अभी कोर्ट ने ड्रॉ नहीं किया है, तो आपको कोर्ट में डिक्री सबमिट करना भी नहीं पड़ेगा अपील के लिए। आप सिर्फ कोर्ट में जजमेंट अगर फाइल कर देते हो कि यार अभी तक कोर्ट ने अभी डिक्री नहीं निकाली है, उससे कोर वैल्यू नहीं निकाली है, जो मेरी राइट्स है उसको नहीं निकाली है, तो फिर वहाँ से आप जजमेंट के बेसिस पे ही अपील कर सकते हो। तो समझ में आ गया? जजमेंट जो है पहले आता है, डिक्री जो होती है बाद में आता है, ठीक है। अब डिक्री यार कौन कौन से कोर्ट ला सकते हैं? डिक्री सारे कोर्ट्स ला सकते हैं सिवाय ट्रिब्यूनल के। जो ट्रिब्यूनल होता है, बात वो अलग है कि ट्रिब्यूनल में भी जो होते हैं, जो बैठे रहते हैं वो जज होते हैं, लेकिन जज बैठे रहने इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कोर्ट बन गया। तो यार इसीलिए सीपीसी ने डिस्टिंग्विश किया है कोर्ट के बीच में और ट्रिब्यूनल के बीच में। डिक्री जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक कोर्ट ही प्रोनाउंस कर सकता है, एक कोर्ट ही ड्रॉ कर सकता है, ये ट्रिब्यूनल हम लोगों का कभी नहीं निकाल सकता है। तो फिर यहाँ पे डिक्री जो होती है कब कौन से चीज़ों से निकाली जाती है? क्या ये सूट, जो सूट फाइल होती है उससे निकाली जाती है? आखिर ये सूट क्या है? सूट जब हम लोग सीपीसी में टर्म यूज़ करते हैं, तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में लॉर्डशिप जो है प्रीवी काउंसिल ने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया सूट क्या होती है। केस का नाम है हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून। सूट जो होता है वो एक सिविल प्रोसीडिंग होता है, जो कि स्टार्ट किया जाता है। कैसे स्टार्ट होता है? स्टार्ट किया जाता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अब प्लेंट से प्रेजेंटेशन करेंगे, जो सूट हमारा जो प्रोसीडिंग जो स्टार्ट होगा उसे कहेंगे सूट। तो फिर अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे आपने सूट नहीं फाइल किया है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के जरिए, तो फिर जो कोर्ट का जो जजमेंट है वो डिक्री भी नहीं कहलाएगा। तो इसलिए डिक्री को ड्रॉन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे सूट होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कंक्लूसिव नेचर, जो डिटर्मिनेशन जो होता है फाइनल होना चाहिए और कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए। और फिर ये हम लोग का जो डिक्री होती है, ये हमारे 3 तरीके की होती है, प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्शली प्रिलिमिनरी, पार्शली फाइनल। तो फिर फाइनल जो डिक्री जो प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री जो होती है, उसको डिफाइन कोर्ट ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, शंकर वर्सेस चंद्रकांत वाले केस में। इस केस में बोला गया प्रिलिमिनरी डिक्री वो डिक्री होती है जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टीज जो होते हैं, लाइबिलिटीज़ जो होते हैं, वो हमारा कुछ पार्ट में डिफाइन कर दी जाती है, और कुछ पार्ट में जो होते हैं वो बचे हुए हैं, जो कि फर्दर प्रोसीडिंग के जरिए उसको डिफाइन की जाएगी। तो फिर जो फर्दर प्रोसीडिंग में डिफाइन की जाएगी उसको कहते हैं फाइनल डिक्री। और फिर यहाँ पर फाइनल डिक्रीज़ के कैसे फाइनल डिक्रीज हम लोग मानेंगे कि फाइनल डिक्री हो गए? तो फिर यहाँ पे 2 तरीके के फाइनल डिक्रीज होते हैं। सबसे पहला तो एक मान लेते हैं टाइम ऑफ अपील, अगर प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर दिया गया
और यहाँ पर टाइम ऑफ अपील जो है उसका एक्सपायर्ड हो गया, आपने उस पर अपील नहीं किया, तो फिर वो डिग्री फाइनल डिग्री हो जाएगी। अब आप उस पर अपील नहीं कर सकोगे। तो फिर यहाँ पे दूसरा जो होता है, अगर मान लेते हैं कोई आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ अगर कोर्ट जो होती है फाइनल तरीके से अगर डिस्पोज ऑफ कर देती है एक ही बार में, तो वो भी जो डिग्री पास करती है वो एक फाइनल डिग्रीज होती है। अगर सारे मैटर्स आपके डिफाइन कर देती है तो वो भी हम लोग की जो होती है फाइनल डिग्रीज होती है। और फिर इसी केस में एक और चीज़ बताई गई कि ये जो होती है शंकर वर्सेस चंद्रकांत वाले केस में 1995 में, इस केस में एक और बात बताई जाती है कि एक सूट में कई सारे फाइनल डिग्रीज भी पास हो सकते हैं। और एक केस है फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। यहाँ पर एक बताया जाता है कि ये प्रिलिमिनरी डिग्री जो होती है क्या एक से ज़्यादा पास की जा सकती है। इस केस में बोला गया एक से ज़्यादा पास की जा सकती है, लेकिन किस केस में, सिर्फ ये उन केसेस में पास कर जा सकती है जो कि पार्टीशन ऑफ सूट से रिलेटेड हो। तो फिर ये सारे केसेस में ये एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास नहीं की जा सकती है। और फिर यह पार्शली प्रिलिमिनरी और पार्शली फाइनल डिग्री क्या होती है, नाम सही लग रहा होगा, पार्शली प्रिलिमिनरी भी है, पार्शली फाइनल भी है। मान लेते हैं पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेटेड, ए जो है अपना प्रॉपर्टी जो है वो ओनर है और वो अपना पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी मांग रहा है बी से जो कि अवैध कब्जा किया हुआ है। और फिर यहाँ पर पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ साथ उसने मेजने प्रॉफिट की भी मांग की है। तो फिर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, डिसीजन दिया, यहाँ पर उसका सिर्फ बता दिया कि यस यू आर द ओनर, अब तुम ओनर हो, तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिलेगी, तुम्हें ये पोजीशन दिया जाए। तो फिर एक राइट्स आपका डिफाइन कर दिया या तो पोजीशन का डिफाइन कर दिया तो आपको पोजीशन मिली, लेकिन दूसरी जो है अभी बाकी है, दूसरी जो है मेजने प्रॉफिट की है, अभी वो बाकी है, अभी वो कोर्ट अपनी जो है डिसीजन देगी। तो फिर वो वाली जो डिसीजन दे दी पोजीशन से रिलेटेड वो हो गया पार्शली प्रिलिमिनरी। और ये जो बाकी है अभी ये मेजने प्रॉफिट से रिलेटेड अभी कोर्ट फाइल करेगी, अभी कमीशन भेजेगी डिटरमाइन करने के लिए कि यहाँ पे यार कितने तुम्हारे मेजने प्रॉफिट है, डिटर्मिनेशन करने के लिए कितना प्रॉफिट तुम्हारा बचता है, कितने तुम्हें चाहिए। तो फिर ये हो गए पार्शली फाइनल डिग्री। तो फिर जब ये भी फाइल कर देगी तो फिर आपका पूरा पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। और फिर यहाँ पे डीम्ड डिग्री तरीके का एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ये प्रिवी काउंसिल ने डिफाइन किया है, CIT वर्सेस बॉम्बे ट्रस्ट कॉरपोरेशन। इसमें डिफाइन किया गया है जो डीम्ड डिग्री जो होती है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैट्यूटरी फिक्शन होता है जो क्रिएट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के जरिए और पार्लियामेंट के जरिए। तो फिर ये हमारी डीम्ड डिग्री भी बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। एक मेजने प्रॉफिट करके भी एक कॉन्सेप्ट है हमारा जो कि डिफिनेशन क्लॉज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 12 में हम लोग का डिफाइंड है। आखिर मेजने प्रॉफिट होता क्या है, तो यार देखो मेजने प्रॉफिट जो होता है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो फिर हमेशा लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो फिर मेजने प्रॉफिट अच्छे से सुनना। मान लेते हैं तुम्हारा ये प्रॉपर्टी है ए का प्रॉपर्टी है, ए के इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बी ने अवैध कब्जा कर लिया है। और फिर वहाँ पे कब्जा करने के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कुछ भी करता है, वहाँ से प्रॉफिट कुछ बना लेता है। अब कि कोर्ट में जब जाता है मेजने प्रॉफिट को क्लेम करने के लिए, तो ऐसा होगा कि जितना उसने प्रॉफिट उस घर में कब्जा करके बनाया है वो प्रॉफिट उसे देगा। तो फिर यहाँ पर बात होती है कि अब ए जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि जितना मुझे घाटा हुआ है, जितना समय तक तुमने मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, जितना मुझे लॉस हुआ है उतना ही तुम मुझे पैसा दो, नहीं। तो फिर वो उतना ही सिर्फ पैसा मांग सकता है जितना कि इसने जो बी जो है जितना उसने प्रॉफिट बनाया है वो सारा प्रॉफिट उसको दे के जाएगा। तो फिर इसका ये है, ये इक्विटी पे बेस्ड होती है कि मतलब कि यहाँ पे खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, कुछ प्रॉफिट आप ले नहीं सकते हैं। जो प्रॉफिट आपने बनाया ना वो भी उसको ही दे के जाना है जिसका प्रॉपर्टी था। तो ये मेजने प्रॉफिट हो गया। अब फॉरेन कोर्ट क्या होती है, सेक्शन 2 क्लॉज 5 में फॉरेन कोर्ट हमारा डिफाइंड है जो कि रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग से है उसका। तो फिर फॉरेन कोर्ट जो है सेक्शन 2 क्लॉज 5 में सिर्फ इतना ही बोलता है कि वो कोर्ट जो कि दूसरे देश में है, दूसरे स्टेट में है, एस्टेब्लिश किया गया है फॉरेन कंट्री के द्वारा, तो फिर वो होती है फॉरेन कोर्ट। यहाँ पे वो कोर्ट नहीं आएगी जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश या फिर उसे ऑर्गेनाइज किया गया हो या फिर उसे चलाया जा रहा हो, वो कोर्ट नहीं लिया जाएगा उस फॉरेन कोर्ट के डिफिनेशन के अंदर। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारा डिफाइंड है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो किसी पर्सन को, जो किसी डिसीज्ड पर्सन की स्टेट को, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो पर्सन जो किसी पर्सन के सूट में आकर के वो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसे कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स।